हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूनिट नंबर 8 क्लास 12 फिजिक्स का। सबसे पहले जो बोर्ड पर आपको टाइटल दिखाई दे रहा है वो है मास एनर्जी रिलेशनशिप। कोई नई चीज नहीं है ये आपके लिए, इससे पहले भी आप ये इक्वेशन आइंस्टाइन की E = mc² बहुत बार पढ़ चुके हो, जिसमें क्लियरली आइंस्टाइन ने ये कहा था कि मास और एनर्जी जो है वो एक दूसरे के इंटर कन्वर्टिबल है, एक दूसरे में इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। इस इक्वेशन में c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू आपको पता ही है। इक्वेशन ये कहती है अगर कहीं पर मास का लॉस हो रहा है तो इसका मीनिंग है एनर्जी की फॉर्म में बाहर आ रहा होगा। अगर कहीं मास इंक्रीज हो रहा है तो उसका मीनिंग है उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी। ये बात हमें जो है वो आइंस्टाइन ने बताई। इन चीजों का अभी हम आगे यूज करने वाले हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक इससे जुड़ा हुआ है हमारा वो है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक वन वर्ड वी हैव टू क्लियर, दैट इज न्यूक्लियन किसे कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए। एक एटम में 3 तरीके के सब पार्टिकल है आपके पास। एक इलेक्ट्रॉन जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है जो बाहर के ऑर्बिट्स में घूमते हैं, और एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर 2 टाइप के पार्टिकल है, एक है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का और एक है न्यूट्रॉन जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठा किसी नाम से बुलाना हो तो उनको बुलाया जाता है न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मीनिंग होता है न्यूक्लियस में रहने वाले। तो न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन भी रहता है और न्यूट्रॉन भी रहता है। तो उन दोनों को बांध के रखने के लिए कि वो उसी न्यूक्लियस के अंदर रहें, उससे बाहर कहीं ना जाएं, उनको बांध के रखने के लिए जिस फोर्स की जिस एनर्जी की जरूरत होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी यूज्ड अप टू बाइंड न्यूक्लियंस टुगेदर इन अ न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमें न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है। या फिर हम इसको एक और भी तरीके से बुला सकते हैं, वो ये कि अगर आपको कोई ये कहे कि आपको न्यूक्लियस में से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सेपरेट करना है, कितनी एनर्जी चाहिए, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि उसकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, बांध के रखने वाली एनर्जी कितनी है। अगर आपको ये पता हो कि बांध के रखने वाली एनर्जी 100 जूल है तो आपको कम से कम 100 जूल एनर्जी लगानी पड़ेगी उनको सेपरेट करने के लिए। इसीलिए हमने कहा कि बाइंडिंग एनर्जी इज द मेजर ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू सेपरेट द न्यूक्लियंस। कितनी दूर तक? इंफिनिटी तक, ताकि वो दोबारा आपस में इंटरेक्ट ना कर सके। ये नहीं आपने थोड़ा सा हटाया छोड़ते ही फिर दोबारा से वो क्लोज आ गए, ऐसा ना हो। तो बाइंडिंग एनर्जी ही हमें वो वैल्यू बताती है जिसकी हेल्प से हम उतना वर्क कर सकते हैं जिसमें हम न्यूक्लियस में से न्यूक्लियन यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेपरेट कर सकें। ये तो था थ्योरेटिकल नॉलेज जो हमें पता होनी चाहिए। जो आज का मेन टॉपिक इन दोनों से रिलेटेड है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है हमारे पास मास डिफेक्ट। डेल्टा एम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये है हमारा आज का मेन टॉपिक। देखो मास डिफेक्ट किसे कहते हैं, मैं आप एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। आपको आपके पेरेंट्स ने 100 रुपीज दिए कोई सामान खरीद के लाने के लिए दुकान से। आपने 60 रुपीज का सामान लिया, यानी कि 40 रुपीज आपने दुकानदार से वापस लिए। जब आपने घर जाके अपनी पॉकेट में से पैसे निकाल कर दिए तो वो 40 की जगह 30 थे। तो जो 10 रुपए बीच में गायब हो गए उसको बोला जाएगा डिफेक्ट। वो डिफेक्ट है क्योंकि आपके हिसाब से वो 40 होने चाहिए थे लेकिन मिले 30, तो उसको बोलते हैं डिफेक्ट। वो था पैसों का डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है, मान लीजिए इसी के मैं स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको एग्जांपल देता हूं। आपने एक एटम लिया जिसका 5 किलो मान लो मास था, आपने एक और एटम लिया उसका मास भी 5 किलो था, आपने दोनों को जोड़ दिया तो आपके अकॉर्डिंग तो जो अब एटम बना नया वो होना चाहिए था 10 kg का, लेकिन वो मिलता है आपको 8 kg का। ये है मास डिफेक्ट। यहाँ पर 2 kg मास जो है वो गायब हो गया। आइंस्टाइन ने ये कहा है मास एनर्जी रिलेशनशिप से कि ये जो 2 किलो मास यहाँ पर गायब हुआ ये यूज हुआ है इन दोनों को बाइंड करने में। अगर 2 को बाइंड करके रखना है तो कुछ बाइंडिंग एनर्जी आपने लगाई होगी, वही बाइंडिंग एनर्जी जो है किसके
किसके बदले खरीदनी पड़ी आपको? 2 किलो के बदले खरीदनी पड़ी। तो जो मास लॉस हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हुआ है? एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। इसे बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो अब डेफिनेशन क्या कहलाएगी इसकी? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स को हम लिख देते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेपरेटली। अगर दोनों का जो मास है हम सेपरेटली देखें, फाउंड मोर, ज्यादा मिलता है हमें। सेपरेटली देखा तो 5 और 5 सेपरेटली जोड़ के टोटल करते हो तो बनता है 10। किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर्स टू, जब उनको इकट्ठा जोड़ दिया जाए, एज कंपेयर्स टू मास ऑफ न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस का मास निकाला जाए तो उसके कंपैरिजन में अगर आपने सेपरेट मेजर किया है तो वो ज्यादा मिलेगा। 5 और 5 सेपरेट तो 10 हुआ, लेकिन न्यूक्लियस में तो कितना मिलता है आपको? 8 मिलता है। इस डिफरेंस को, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? मास इफेक्ट बोलते हैं। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सारी चीज में रब कर रहा हूं एक बार बोर्ड से। देखिए क्या फॉर्मूला आता है इसके हिसाब से? फॉर्मूला आता है कि मास डिफेक्ट इक्वल होना चाहिए मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेपरेटली मेजर्ड माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। यही तो बनेगा फॉर्मूला। मास डिफेक्ट अगर निकालना है तो आप कैसे करोगे? सेपरेटली टोटल करो मास 5 5 10 और उसमें से माइनस करो मास ऑफ न्यूक्लियस। 10 में से 8 गए, 2 आ गया, यानी कि वो आपके पास मास डिफेक्ट है। तो यही वो फॉर्मूला है जिसको हम सिंबल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए इसको हम लिखते हैं सिंबल में डेल्टा एन। न्यूक्लियस का मास अलग अलग। देखो एक एटम है, उस एटम के अंदर हमारे पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है हमने उनको n से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने भी हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो मास ऑफ 1 प्रोटॉन। ये टोटल मास हो गया प्रोटॉन्स का, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू में मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। स्मॉल n से डिनोट कर देते हैं। अब ये अलग अलग मास काउंट कर लिया हमने न्यूक्लियॉन्स का। इसमें से माइनस करना है आपको। कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया है मास न्यूक्लियस का। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। ये आपको क्लियर है? Z इनटू में Mb प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दिया जाता है। कैपिटल A माइनस Z M इंटू N, और अब इसमें से क्या माइनस करना है? कैपिटल M इंटू कैपिटल N। ये आपको फॉर्मूला आ गया किसका? हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास मास डिफेक्ट का। कोई यूनिट पूछ लेता आपसे, जो मास डिफेक्ट आप निकाल दे उसकी यूनिट क्या होगी? तो ये AMU की फॉर्म में आएगा, एटॉमिक मास यूनिट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। आपको पता है फर्दर फिर आप 961 लिख के इसको कन्वर्ट करते हो। केमिस्ट्री है, इजी, सब केमिस्ट्री से ही रिलेटेड टॉपिक है, चीजें आपको पता है पहले। तो ये हमारे पास आया निकल के मास डिफेक्ट। ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है कि मास डिफेक्ट, आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको मास डिफेक्ट जो है वो निकालना आ सकता है। तो आपको इस तरीके से निकालना है कि आपको टोटल न्यूक्लियस का मास दे रखा होगा, तो आपको ये देखना है कि उसमें प्रोटॉन कितने हैं और उसमें न्यूट्रॉन कितने हैं। मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आपको पहले से ही पता होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। अब देखो ये आ गया डेल्टा एन। तो इस मास से एनर्जी कितनी पैदा हुई?
जो 2 किलो मास कम हुआ उसने कितनी एनर्जी दी, तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपके पास है एज E इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। स्मॉल m की जगह हमने ये लिख दिया, अब डेल्टा m लिख रहे हैं, तो वैल्यू पुट करें, डेल्टा m की वैल्यू क्या है, z mp प्लस a माइनस z mn माइनस कैपिटल M n इनटू में c का स्क्वायर। ये जूल में आया आपके पास, ये वाली जो एनर्जी आएगी ये आपके पास जूल में आएगी, तो ये मास इफेक्ट और ये उससे एनर्जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास मास इफेक्ट का, ये आपने इसको अच्छे से कर लेना है। अब हमारे पास दो छोटे छोटे टॉपिक और हैं जो हम आज स्टडी करेंगे। एक है न्यूक्लियर फिजन क्या होता है और दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। वैसे तो दोनों टॉपिक जो हैं वो आपके पास केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे से डिटेल में है एज कम्पेयर टू फिजिक्स, लेकिन फिर भी टॉपिक हमारे पास सिलेबस में है तो हम उनको जितना हमारे पास है वो उतना उस हिसाब से उनको स्टडी कर लेते हैं। फिजन और फ्यूजन दो ऐसी प्रोसेस है जिनका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। फिजन का मीनिंग होता है टूटना और फ्यूजन का मीनिंग होता है जुड़ना। जब एक बड़ी चीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो वो फिजन कहलाता है, और जब छोटी छोटी चीजों को जोड़कर बनाया जाए तो वो फ्यूजन कहलाता है। पहले जो हम आज स्टडी करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियर फिजन। देखिए, एक बड़ा हैवी न्यूक्लियस, और थोड़ा सा मैं इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलूं तो एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। रेडियो एक्टिव वो जो स्टेबल नहीं होते, जो टूट जल्दी जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, जिनमें, और आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो वो जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नहीं होते जिन न्यूक्लियस में। देखो, वैसे तो न्यूक्लियस में बोला जाता है कि स्टेबिलिटी तब तक रहती है जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल अमाउंट में हो। जब ये इक्वल रेशियो डिस्टर्ब हो जाती है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, और जो अनस्टेबल हो जाते हैं वो टूटना शुरू करते हैं। फिजन जो है फिर वो टूटना शुरू, फिजन का मीनिंग है फिर वो न्यूक्लियस जो है टूटेगा तो टुकड़ों में टूटेगा, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फिजन। तो हम लिखेंगे इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ splitting up a heavy nucleus। किस में हैवी न्यूक्लियस किस में टूटेगा, लाइटर न्यूक्लियाई में, इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई, और साथ में क्या देगा आपको, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो उनको जोड़ के रखी हुई थी वो एनर्जी बाहर निकलेगी जब उन्हें सेपरेट कर दिया हम, एंड इट रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को बताया वो थे आपके पास ऑटो हान और स्ट्रेसमैन, जिन्होंने 1939 में इसका फिनोमिना दिया था। और उन्होंने ये चीज करी कैसे, उन्होंने एक यूरेनियम के ऊपर बम्बार्डमेंट कराई थर्मल न्यूट्रॉन्स की। थर्मल वर्ड इसलिए बोला गया है क्योंकि उनको एनर्जी दे रखी थी, वो मूव कर रहे थे, रेस्ट पे नहीं थे। तो उन थर्मल न्यूट्रॉन्स को जब बम्बार्ड कराया गया यूरेनियम के ऊपर, तो यूरेनियम के वो जैसे जाकर टकराए, कोलिजन हुआ, तो यूरेनियम को उन्होंने दो लाइटर न्यूक्लियाई में तोड़ दिया, जिनको आपने बैरियम और क्रिप्टन बोला बाद में, वो हम रिएक्शन लिखेंगे भी। और साथ में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली, जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन का सबसे कॉमन एग्जांपल लिया जाता है। तो क्या है, देखिए रिएक्शन जो एग्जांपल की आप बात करते हो, आपने यूरेनियम लिया, एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 235, और उसके ऊपर न्यूट्रॉन की आपने बम्बार्डमेंट करा दी। ये न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन है यानी कि एनर्जी है इसके पास। इसने क्या किया, तोड़ दिया दो लाइटर न्यूक्लियाई में, बैरियम और क्रिप्टन। ये 56, ये 36, ये है हमारे पास ऊपर 141 और ये है 92, और साथ में निकले 3 फर्दर
न्यूट्रॉन जिन्होंने चेन रिएक्शन स्टार्ट कर दी, 3 फर्दर आगे 3 यूरेनियम के साथ टकराए, वहां से फिर ये रिएक्शन हुई, रिएक्शन बढ़ती चली गई, चेन रिएक्शन आपने ये पढ़ा हुआ है इसको। अब यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखो तो ये अगर आप टोटल करोगे दोबारा तो वो सेम नंबर नहीं मिलता जो आपको पहले से है, क्योंकि जो मास डिफेक्ट है वो हर जगह मिलेगा आपको, और वो जो मास डिफेक्ट हुआ वो किसकी फॉर्म में मिला है आपको, क्यू। क्यू यहाँ रिप्रेजेंट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ये जो क्यू है ये यहाँ नियरली इक्वल होता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी हमने यहाँ पर मेजर की है, अप्रोक्सीमेट ये आई है आपके पास। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर फिजन है। फ्यूजन इसके अपोजिट होता है, देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन, ये उल्टा है। ये वो प्रोसेस है जिसमें छोटे न्यूक्लियाइयों को आपस में कंबाइन किया जाता है एक बड़ा न्यूक्लियस बनाने के लिए, जिसका ज़्यादा बड़ा मास नंबर हो, और इसमें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी इसमें भी निकलती है जब आप कंबाइन करते हो। कंबाइन भी से थोड़ी देर पहले हम कॉम्बिनेशन का ही पढ़ रहे थे, 5 और 5 को आपने मिलाया तो बनता तो 8 ही है, तो एनर्जी वहाँ पर भी आपको बाहर दिखाई देती है। तो देखिए अ प्रोसेस इन विच टू लाइटर न्यूक्लियाई combine to form a nucleus with larger mass number along with release of amount of energy, large amount of energy is called nuclear fusion. इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, ड्यूटोरियम ले लेते हैं, 2 ड्यूटोरियम हमने हाइड्रोजन के ले लेते हैं, ये हाइड्रोजन ड्यूटोरियम, 2 हमने हाइड्रोजन ड्यूटोरियम यानी कि लाइटर न्यूक्लियाई, हम इनको कंबाइन करते हैं, एक आइसोटोप हमारे पास हीलियम का यहाँ पर आ जाएगा, और साथ में हमारे पास यहाँ एक न्यूट्रॉन भी बाहर आएगा, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर भी हमारे पास मिलेगी आपको। ये ड्यूटेरियम के हमने 2 को कंबाइन कर दिया है, तो ये हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन है, और ऊपर न्यूक्लियर फिजन है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, जिसमें मेनली हमें जो है वो मास डिफेक्ट को समझना था, क्योंकि यहाँ जो चीज़ आप देखते हो कि कहाँ क्या चीज़ गायब हो रही है, एनर्जी कहाँ से आई, मास कहाँ गया, तो वो मास डिफेक्ट है जो हमें अच्छे से बताता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है जो न्यूक्लियस को बांध के रखती है, उसी में चेंज आने की वजह से आपको एनर्जी जो है वो लॉस दिखाई देता है। तो ये चीज़ आपने अच्छे से स्टडी कर लेनी है।